अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट ट्यूटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करते हैं। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। हम लोग थर्मो केमिस्ट्री के लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है बेटा। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनल एनर्जी और फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी जो है इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी के लिहाज से जो क्वेश्चन आता है आमतौर पे वो होता है व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाती है। कैन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बी मेजर्ड, और क्या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है मेजर की जा सकती है। तो इसको आंसर करने के लिए हम लोग देखते हैं इंटरनल एनर्जी बेटा। द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एक जिस्म के अंदर जितनी भी तरह के एनर्जीज होती हैं उसको हम लोग अगर सम अप कर लें तो वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। अब किसी एक बॉडी में, किसी एक केमिकल में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स। उसमें जितने भी तरह के बॉन्ड्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 तरह की हो सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें बेटा, अगर ये एक ब्लॉक है, लेट्स से ये आयरन मेटल का ब्लॉक है, तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। और इसके अलावा इसमें मौजूद जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशंस है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो एक जो सॉलिड बॉडी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बॉन्ड्स हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके वाइब्रेशंस की वजह से होती है। अब अगर हम लोग एक लिक्विड की बात करें, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी बॉन्ड मौजूद हैं जिनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं, और इसके अलावा उनके आपस में भी बॉन्ड हैं जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं। तो ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स जो है इसमें लिक्विड में वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको बेटा? पोटेंशियल एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को। अब क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड में मॉलिक्यूल एक जगह से मूव करेगा, दूसरी जगह पे जाएगा, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ये जो एनर्जी है इसकी ये क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाने के लिए जो इसमें काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से जो एक मॉलिक्यूल है, कोई भी यहाँ पे लेट से एक मॉलिक्यूल है, तो वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये बेटा एक मॉलिक्यूल है, 5 एटम्स पर मुश्तमिल है, जिस तरह से मीथेन होता है, तो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करे, तो इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे रोटेशनल। तो ये मॉलिक्यूल अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है तो इसको कहेंगे रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड्स जो है उनमें पोटेंशियल एनर्जी उनके बॉन्ड्स की वजह से है, और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उनके बॉन्ड्स की वजह से भी है, और इसके साथ साथ मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसे हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे।
और मालिक्यूल जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ में बेटा आपको समझ लग गई होगी कि एक जो बॉडी होती है उस बॉडी में डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ बॉडी में मौजूद जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसकी वजह से जो एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह से मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं तो उसकी वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह से सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं तो उससे जो एनर्जी होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बेटा हम लोग ये नहीं मेजर कर सकते कि एक बॉडी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कि कितने बॉन्ड्स हैं। इन चीज़ों को मेजर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो लिहाजा हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जो मेजर कर सकते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फाइनल एनर्जी जिसको E2 और इनिशियल एनर्जी E1 के डिफरेंस के इक्वल होता है। अगर आपको फाइनल एनर्जी की वैल्यू मालूम है और इनिशियल एनर्जी की वैल्यू मालूम है तो आप डेल्टा E भी मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा कि आपको यहाँ तक इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी और ये कंफर्म हो गया होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक बॉडी के अंदर मौजूद बॉन्ड्स और उस बॉडी में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के हरकत करने की वजह से जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिहाज से जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा, राइट एंड डिफाइन द टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम अ सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग एक सिस्टम को एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं या उससे किस तरह से ले सकते हैं। द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। दो तरीके बेटा, या तो हीट से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है या वर्क से। या सिस्टम हीट निकालेगा या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, या हम सिस्टम पे वर्क करेंगे या सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क करेगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हीट क्या है। बेटा हीट एक जगह से दूसरी जगह तभी ट्रांसफर होती है जब दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के फर्क की वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है उसे हम लोग हीट कहते हैं। इसको सिंबल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए बेटा, अगर हमने सिस्टम को हीट दी है तो पॉजिटिव साइन आएगा। हीट गिवन टू सिस्टम heat taken from system, heat taken from system तो अब सिस्टम को अगर हीट देंगे तो पॉजिटिव साइन, और अगर सिस्टम से हीट निकाली जाएगी तो फिर बेटा नेगेटिव साइन। अब बेटा वर्क की तरफ आते हैं। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। नॉर्मली जो हम वर्क पढ़ते हैं वो फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल होता है, लेकिन जो केमिस्ट्री में वर्क पढ़ा जाता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। प्रेशर और डेल्टा V इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी वर्क आता है। देखें बेटा, फोर्स और डिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस होता है मीटर। तो यूनिट्स क्या बन गए, न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू जूल।
अब प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स देखें बेटा, तो प्रेशर के यूनिट्स जो होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और वॉल्यूम के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर विच इज़ आल्सो इक्वल टू जूल। तो वर्क डन चाहे फोर्स और डिस्टेंस का हो या प्रेशर और वॉल्यूम का हो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और दोनों वर्क डन कहलाते हैं। दोनों को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में गैस फील्ड है और उसमें एक ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होने से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। पहले इसका वॉल्यूम लेट्स से V1 था और बाद में वॉल्यूम जो है V2 हो गया। जब इनिशियली वॉल्यूम VI था, फाइनल वॉल्यूम VF हो गया। तो ये बेटा इसका वॉल्यूम चेंज आ गया। अब इस वॉल्यूम चेंज को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब देखें ये वर्क डन सराउंडिंग ने किया, क्योंकि सराउंडिंग ने प्रेशर लगाया है, तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन सिस्टम ये पॉजिटिव है बेटा, और वर्क डन बाय सिस्टम ये बेटा नेगेटिव होता है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम तो आपने देख लिया, वर्क डन बाय द सिस्टम जो है इसको मजीद जो है आगे चल के बेटा देखते हैं। लेट्स से बेटा आपके पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl है। इन दोनों के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको अगर हम लोग आगे एक सिलेंडर के साथ अटैच कर दें, इस सिलेंडर का पिस्टन यहां पे मौजूद है, तो अब ये गैस जाके इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी और इस पिस्टन को मूव करके आगे ले जाएगी। अब इस जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो वॉल्यूम है पहले यहाँ तक था, अब ये बढ़ के यहाँ तक चला गया। यहाँ तक पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था, अब ये बढ़ के तो वॉल्यूम क्या हो गया है V2 हो गया है। तो वॉल्यूम चेंज हो गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डेल्टा V विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। तो आप जब वर्क डन निकालने लगेंगे तो वर्क डन क्या होगा, W विल बी इक्वल टू P डेल्टा V। तो बेटा अब क्योंकि सिस्टम प्रेशर लगा रहा है तो इसलिए जो वर्क डन है वो है बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव निकलेगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन और इसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है इसकी समझ आ गई होगी, और इसके साथ साथ साइंस जो है वर्क डन के वो भी समझ आ गए होंगे और हीट ट्रांसफ़र के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।